नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दो अहम फैसले आए हैं जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और सामाजिक दशा दिशा में सीधे तौर पर फर्क पड़ने वाला है। पहला मामला जो हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है उसमें अमित जोगी एक बार फिर से राम अवतार जग्गी हत्याकांड वाले मामले में आरोपी की तरह कोर्ट में पेश होने वाले हैं। 1 अप्रैल को बिलासपुर हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है। ये मामला इसलिए भी ज्यादा चर्चित रहा, यदि अमित जोगी इस केस में इन्वॉल्व नहीं होते तो हो सकता है 2003 का जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आया जिसमें अजीत जोगी के मुख्यमंत्री रहते उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, हो सकता है कांग्रेस उस समय पराजित नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस की छवि इस हत्याकांड के बाद कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी जिसमें अमित जोगी आरोपी थे। फिलहाल इस मामले में जो ताजा अपडेट सामने आया है उसमें 4 जून 2003 को एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की जब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तो राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी जो इस मामले में लगातार न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, इस मामले की जांच सीबीआई भी करती रही। ये मामला हाईकोर्ट में रीओपन हो गया है। डिवीजन बेंच ने केस की अंतिम सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल डिवीजन बेंच ने 2 साल पहले राम अवतार जग्गी हत्याकांड के दोषियों की अपील खारिज कर दी थी, जिसमें डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को तो बरकरार रखा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए मामला फिर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया था ताकि इस मामले में मेरिट पर विस्तार से सुनवाई हो सके। 23 साल पुराने इस मामले में अमित जोगी अब से पहले और ज्यादा जवान हुआ करते थे। उनके पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने किराए के गुंडों से राम अवतार जग्गी की हत्या करवा दी। इस मामले में वो दोषी रहे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अमित जोगी इस मामले से बरी कर दिए गए। कुल 31 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें बुल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह तो सरकारी गवाह बन गए। बाकी 28 लोगों को सजा मिली, लेकिन अमित जोगी छोड़ दिए गए। बेहद संदेहास्पद परिस्थितियों में यह मामला जिस तरह से सामने आया है, हमने इस मामले के आरोपी जो जेल में बंद हैं याया ढेबर और अभय गोयल के नजदीकियों से बात की, परिजनों से बात की। हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि अमित जोगी जिन कारणों से जेल के बाहर हैं वो मामला स्वस्थ न्याय व्यवस्था के हित में तो कतई नहीं है। मीडिया की अपनी मर्यादा होती है, इसलिए हम न्यायालय का सम्मान करते हुए उन कारणों को उजागर नहीं कर रहे हैं जिससे न्यायपालिका कहीं ना कहीं दागदार हो जाए। फिलहाल ये मामला इसलिए भी और ज्यादा चर्चित हो चुका है क्योंकि अब सीबीआई ने केस में पहले जहां अमित जोगी को आरोपी माना था, इस केस में उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल में भी रहे। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी तो कर दिया। ऐसे में अब वही केस जब रीओपन हुआ है तो स्वाभाविक रूप से अमित जोगी को अपना बेल फर्निश कराना होगा। 2003 के विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले ये दर्दनाक हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड के बाद भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से 2.5% वोट ज्यादा मिला था। तब उस समय की जो एनसीपी थी जिसका नेतृत्व विद्याचरण शुक्ला कर रहे थे, राम अवतार जग्गी उनकी एनसीपी के कोषाध्यक्ष थे। उनकी एनसीपी को उस वक्त 7% वोट मिले थे। तब ऐसा माना जा रहा था कि ये 7% वोट में से अधिकांश वोट कांग्रेस के थे और भारतीय जनता पार्टी को महज 2.5% वोट ही ज्यादा मिले थे। यदि राम अवतार हत्याकांड नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि तब कांग्रेस से छिटके हुए वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिलते। तब भी उस समय बहुजन समाज पार्टी को करीब 6% वोट मिले थे। इस तरह से डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में पहली सरकार बनी थी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर अमित जोगी के विरुद्ध जब ये केस रीओपन हो गया है तो इस पर राजनीतिक पंडितों की भी निगाह लगी हुई है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की, जिसमें सीजीपीएससी 2021 में चयनित डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सरीखे सभी रैंक के चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग का मौका मिल गया है। यानी हमारे तब के बेईमान सिस्टम में जब सुअर बेचने वाला भी डीएसपी बन गया था, कुछ लोग जेल में हैं। इसके आरोपी जो उस समय के चेयरमैन
सीजीपीएससी के रहे टामन सिंह सोनवानी, वो भी जेल में है और उनके बाकी सहयोगी भी जेल में हैं। टामन सिंह सोनवानी ने तो अपने घर परिवार के ही 5 लोगों को नियुक्त करवा दिया था और उसके अलावा कांग्रेस से जुड़े हुए कई नेता और कारोबारियों से अनुचित सांठगांठ कर उनकी भी नियुक्तियां करवा दी थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये जो नया फैसला आया है, कई लोगों को ये फैसला बहुत बुरा लग रहा होगा। अब यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी भर्ती 2021 में चयनित उम्मीदवारों को राज्य सरकार को ज्वाइनिंग देनी होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश देने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। दरअसल सीजीपीएससी 2021 में गड़बड़ी सामने आने के बाद राज्य शासन ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी। सीबीआई इस केस की जांच कर भी रही है, जबकि एग्जाम के सिलेक्टेड उम्मीदवारों को राज्य शासन ने जांच का हवाला देकर नियुक्ति आदेश नहीं दिया था। इससे परेशान होकर डिप्टी कलेक्टर डीएसपी पद में चयनित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका चयन मेरिट के आधार पर हुआ है, न तो उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है और न ही कोई केस दर्ज है। इसके बाद भी उन्हें ज्वाइनिंग से क्यों रोका गया है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था में जितने छेद हैं, उसका फायदा अक्सर दोषी उठा लिया करते हैं और न्याय मांगने वाला तो संघर्ष करता रह जाता है। और जिन्हें बेईमानी की मलाई खानी हो, वो तो अपने बेईमानी के पैसे को भी लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। जब न्यायालय में तारीख पर तारीख का जो संघर्ष चलता है, उससे परेशान होकर न्याय मांगने वाला कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है और अक्सर देखा गया है दोषी फायदे में रह जाता है। ऐसी न्याय व्यवस्था के कारण खासकर भारत का युवा हमारे मौजूदा न्यायिक सिस्टम से भी परेशान है। सुधार की गुंजाइश के बीच ये समझना होगा कि आखिर सीजीपीएससी के चेयरमैन रहते हुए टामन सिंह सोनवानी, जो उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 1 साल तक सेक्रेटरी भी रह चुके थे, वो सीधे तौर पर इसमें खुद इन्वॉल्व थे। उनके ही परिवार के 1, 2 नहीं 5 लोगों की नियुक्तियां हुई थी। इनके नाम एक बार फिर अपने स्क्रीन में आप गौर से देखिए। उनका बेटा नितेश डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया, इनके नाम के साथ सोनवानी सरनेम हटा दिया गया था। निशा कोसले जो उनकी बहू थी, वो भी डिप्टी कलेक्टर। दीपा अजगले जो भाई की बहू थी, उसे जिला आबकारी अधिकारी। सुनीता जोशी जो बहन की बेटी थी, उसे श्रम अधिकारी। और साहिल जो सुअर बेचने का काम करता था, उनके बड़े भाई का बेटा था, इनका भतीजा था, उसे रातों रात डीएसपी बना दिया गया। इतना ही नहीं, सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार उद्योगपति श्रवण गोयल ने भी अपने बेटे और बहू को डिप्टी कलेक्टर बना दिया था। उनका बेटा शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार, ये दोनों जब डिप्टी कलेक्टर बने थे तब अखबारों की खूब सुर्खियां बनी थी। इस पूरे अपराध को अंजाम देने के लिए आरती वासनिक को मोहरा बनाया गया, जो परीक्षा की नियंत्रक थी। आरती वासनिक के नीचे थे ललित गणवीर जो उप परीक्षा नियंत्रक थे। इनकी भी बहुत करीबी, इनके घर के रिश्तेदारों की भी नियुक्तियां हुई। आरती वासनिक और ललित गणवीर ने जहां जहां प्रॉपर्टियां बनाई, इनकी भी जानकारी सीबीआई ने इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते हुए सीधे तौर पर जो सबूत इकट्ठा किए गए ताकि ये दोषी जेल से छूटने नहीं पाए। फिलहाल जो जेल में बंद है उनमें सीजीपीएससी के पुराने चेयरमैन और भूपेश बघेल के पुराने सेक्रेटरी टामन सिंह सोनवानी, उस समय की परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल, उनकी बहू भूमिका कटियार सहित साहिल सोनवानी और बाकी अन्य चयनित कुछ उम्मीदवार भी जेल में बंद हैं। कुछ सीजीपीएससी के अधिकारी भी जेल में बंद हैं और जिनका चयन हुआ है उनकी सूची भी आप अपनी स्क्रीन में देखिए। ये वो लोग हैं जो मेरिट में चयनित माने गए थे। इनके विरुद्ध पुराने गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने याचिका दायर की थी। ये पूरी सूची आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। कोई कांग्रेस नेता का बेटा है, कोई कारोबारी का बेटा है, तो कोई किसी अधिकारी का रिश्तेदार है, जिनकी नियुक्तियां छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं का गला घोटकर की गई थी। बेईमानी के साथ ये बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई थी। पेपर लीक करवाया गया था। साफ तौर पर जिनका चयन होना था उन्हें अलग से लीक हुए पेपर से प्रैक्टिस करवाई गई थी। ये खुलेआम
दौरान सिस्टम का ये नंगा नाच चलता रहा। और गौर करने वाली बात यह है, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब इतना बड़ा कांड हुआ, छत्तीसगढ़ का युवा उनके विरुद्ध आक्रोशित था। लेकिन 2022 में जब भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति बघेल का भी CGPSC के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हो जाती है, तब उस मामले को चूंकि मुख्यमंत्री थे, मीडिया में भी ढंग से नहीं प्रकाशित होने दिया गया, क्योंकि सिस्टम ही जब पूरे तौर पर इन्वॉल्व था तो आखिर मीडिया की स्वतंत्रता कैसे कायम रहती। इस बारे में आप उत्तर दीजिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, हम आपकी आवाज़ को बुलंदी से रखने की कोशिश करते हैं। सिस्टम में बैठे हुए और सिस्टम के बाहर भी कई लोग हम पर दबाव बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। आप यकीन मानिए, ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, सच के साथ राष्ट्रहित में बने रहेंगे। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ लंबे समय तक बना रहे। प्यार दीजिए, प्यार बांटते रहिए। नमस्कार।